ज़माना रेडियो का ऐसा था जहाँ रेडियो जॉकीज़ दिखते नहीं थे। तो जब ये गाना हम रेडियो पे चलाते थे ना, बड़े फ़ील के साथ चलाते थे कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। फिर ज़माना बदल गया और अब मैं अपने शो पे चलाती हूँ, कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। तो बहुत कुछ बदल गया है। अब रेडियो जॉकीज दिखते भी हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें करते हुए भी दिखते हैं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर। जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अब भी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। कितना खूबसूरत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube स्टेशन पर। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और हम हाजिर हैं सफरनामा में एक और शख्सियत के साथ। बातें करेंगे उनके हुनर की, उनके जिंदगी के सफर की। और आज मेरे इस शो पर मेरे साथ जुड़ी हैं बेहद ही खास मेहमान, रेडियो की एक खूबसूरत आवाज, एक खूबसूरत लड़की जिनकी आवाज और उनके ख्याल उतने ही खूबसूरत हैं और जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनको आप सुनते हैं, इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की पॉपुलर रेडियो जॉकी। साइमा, बहुत स्वागत है आपका सफरनामा में। स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक्चुअली इस मोमेंट का बेहद इंतजार कर रही थी। इसलिए भी कर रही थी बिकॉज दोस्त से बात करने की एक अलग ही बात होती है। और सफरनामा मतलब पहले जब मैंने जैसे ही ये लफ्ज सुना तो मुझे लगा कि बस एक शुरू में ही जिसको बोलते हैं कनेक्शन हो जाता है ना। तो कनेक्शन हो गया। तो लुकिंग फॉरवर्ड एब्सोल्युटली। मैंने कोई उसमें गलत मतलब नुक्ता एक्स्ट्रा तो नहीं लगा दिया? उसमें नुक्ता लगता नहीं है। वो आपकी हाँ पाठशाला बिल्कुल। में हूँ तो जाहिर सी बात है, थोड़ी टेंशन भी हो रही है अपने उच्चारण को लेकर। नहीं, बिल्कुल नुक्ता नहीं लगता है। और मतलब कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम ये भी भूल गए हैं कि हिंदी में फ होता ही नहीं है, फ होता है। लेकिन कितनी तकलीफ होती है ना उसको फ बोलने में कभी कभी। नहीं, जी। हम तो फूल ही बोलेंगे, फटाफट ही बोलेंगे, फूल नहीं बोल सकते। वो हाँ, तो अप्रैल बिल्कुल सही, फूल नुक्ता हो, तो बिल्कुल गोभी का फूल हो या फूल नहीं होगा वो, लेकिन अ, नहीं। साइमा, स्टूडियो जो है, आप अभी ये कोविड के काल में लगभग 1 डेढ़ महीने पहले आप लौटी हैं। सबकी तरह आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, स्टूडियो को मिस कर रही थी? स्टूडियो को बहुत ज्यादा मिस करी थी क्योंकि शुरू में क्या हुआ स्मिता कि शुरू में जब घर से करना शुरू किया तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था कि अरे अरे कमरे में जो है छोटा सा स्टूडियो बन गया है। और वो कुकर की सीटी बोलती थी और पड़ोसी की आवाज आती थी तो लगता था उफ कितना नेचुरल है। लेकिन ये जो नेचुरल था ना, ये 3 दिन तक तो बड़ा अच्छा लगा। चौथे दिन जब सीटी बजी प्रेशर कुकर की तो अम्मी पे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं कि ये क्या है। जब मैं कुछ बहुत इमोशनल बोलने लगती हूँ तो ये कुकर की सीटी हो जाती है। तो फिर लगा कि नहीं, अब स्टूडियो चलना पड़ेगा। एक अलग दुनिया बसाने के लिए एक अलग दुनिया में जाना पड़ेगा। मतलब वो अपने अंदर का जो प्रेशर है वो उबलने लगता है कि जब मुझे बिल्कुल एब्सोल्युटली। चिंताएं होने लगती हैं कि मेरा जो पेट है, कहीं वो उसकी बार्किंग शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा। तो ये वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी जो है परेशानियां होती है जब हम इस तरह के लाइव शोज कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो वही ना, मतलब शुरू शुरू में एक्साइटिंग लगता है और फिर बाद में आप अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख रहे हो कि यार प्लीज यार, ये 5th फ्लोर वाले आप प्लीज थोड़ा कम इस टाइम पे एक्सरसाइज मत कीजिए, ट्रेडमिल मत कीजिए, मेरे माइक में आवाज जाती है। बड़ी दिक्कतें हैं ये क्वारंटाइन लाइफ की। लेकिन साहिबा, अगर मैं शुरुआत कर सकूं आपकी आपके रेडियो के सफर के बारे में थोड़ा सा पहले बात करेंगे, फिर ऑफकोर्स साइमा के बारे में, साइमा की सियासी सोच के बारे में, तमाम चीजों के बारे में भी थोड़ी बातें होंगी। आपने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी थी, मतलब इस फील्ड में काम का। आपके मैं एक टेड टॉक को सुन रही थी जिसमें आपने कहा था कि आप शायद स्कूल में थी जब लिटरली आपकी एंट्री हो गई थी। उसकी वजह क्या राइट। रही? मतलब क्या आपने खुद से चुना, ये एक्सीडेंटली हो गया, कैसे हुआ ये? स्मिता, मैंने अभी तक जिंदगी में जितने प्लान्स बनाए उनको मैंने अचीव तो किया, लेकिन मैंने उसको छोड़ भी दिया। तो मेरे सारे प्लान्स सक्सेसफुल हुए लेकिन उसी वक्त फेल हो गए। हम्म। तो और जो चीज कामयाब हो गई वो कभी प्लान्ड नहीं थी।
तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रेडियो जॉकी बनना चाहती थी या रेडियो में आना चाहती थी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहाँ जाऊंगी। और जो मुझे बनना था, मुझे लेक्चरर बनना था, और वो मैं बन गई और बनते ही मैंने छोड़ दिया। तो मैं रेडियो में कैसे आई, इसकी शुरुआत मुझे याद है, मैं क्लास 6 क्लास 7 में थी, और तब से मुझे अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपने डिक्शन को सुधारने का एक कीड़ा अंदर चल गया था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था किसी भी जबान को अच्छे से बोलना। और ये तब हुआ जब अब्बू और अम्मी सुनते थे ऑल इंडिया रेडियो, और उसमें आवाज आती थी, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय सो एंड सो। तो वो टोन होती थी ना, मुझे लगता था उफ, ये इंसान कितना, मतलब कहाँ होगा ना, मुझे भी एक दिन ऐसे ही बोलना है ऑल इंडिया रेडियो पे, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय साइमा रहमान। तो इसकी वजह से मैं क्या करती थी कि रोज शाम को टाइम्स ऑफ इंडिया लेके बैठती थी एक रूम में, और पढ़ती थी बिल्कुल एज ए न्यूज रीडर, सिर्फ ये सुनने के लिए कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय साइमा रहमान। तो ये हर शाम की बात होती थी, और 7 से लेकर 12 तक कोई शाम मैंने मिस नहीं की होगी। 12th में अब्बू एक कैरियोके सिस्टम लेकर आए थे जिसमें माइक था, और अब्बू ने साफ साफ बोला था कि खबरदार, मेरे एब्सेंस में अगर किसी ने इसमें रिकॉर्डिंग की तो सजा मिलेगी। और वो कह के कॉलेज चले गए, और वो चले गए, और मैंने माइक उठाया और मैं अपना दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय सो एंड सो करने लगी और रिकॉर्ड करने लगी। और देखा अब्बू वापस आ रहे हैं, तो मेरी तो जान अटक गई कि उफ, ये मैंने क्या किया। तो मैंने फटाफट उसको जो है स्टॉप किया, आई वाज एक्चुअली प्लेइंग इट बैक। और जब मैंने स्टॉप किया तो अब्बू ने मतलब डांट के बोला कि कितनी बार कहा है, जब रेडियो पे न्यूज आ रही हो तो रेडियो बंद नहीं करना है। तो मैंने उनकी तरफ देखा, एंड इट वाज लाइक अ कॉलर्स अप मोमेंट फॉर मी, एंड आई सेड कि वो न्यूज नहीं थी, वो मेरी रिकॉर्डिंग थी। तो अब्बू तारीफ करने में बहुत कंजूस हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कंजूस हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नॉट बैड। नॉट बैड मेरे लिए ऐसे था एक्सीलेंट और पता नहीं क्या क्या। बस वो गए, मैंने ऑल इंडिया रेडियो फोन किया और मैंने बोला कि मुझे न्यूज रीडर बनना है, विद दैट कॉन्फिडेंस कि मैं बन ही गई हूँ। तो वहां से आवाज आई कि और आप क्या करती हैं? तो मैंने बोला मैं 12th में हूँ। तो उन्होंने मेरे सपने को चूर चूर कर दिया, ये कह के कि मतलब अभी तो ग्रेजुएशन के बाद ही ऑडिशन होगा। तो मेरे बैकग्राउंड में वो गाना चल रहा था, सपना मेरा टूट गया। बट आई थिंक यू नो द अदर वॉइस, ही गॉट द एंथुसियाज्म इन माय वॉइस, एंड ही सेड कि अगर 3 साल वेट कर सकती हो तो यहाँ पे एक और सेक्शन है युववाणी करके, उसमें आके ऑडिशन दे दो, और तब तुम इस बिल्डिंग में तो आ ही जाओगी, फिर ऑडिशन देती रहना अपने न्यूज का। आई रियली फाउंड दैट वेरी एक्साइटिंग। और फिर बस हम अगले दिन डीटीसी बस पकड़ के पहुंच गए ऑल इंडिया रेडियो, और ऑडिशन दिया। अब मुझे बनना था न्यूज रीडर, लेकिन मैं वेस्टर्न म्यूजिक सेक्शन में जाके ऑडिशन देकर आई थी। मैं वहां पे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। नाउ द रिक्वायरमेंट वाज कि मैं वेस्टर्न म्यूजिक चलाऊं, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था सिवाय बॉनी एम के और एक दो आर्टिस्ट जो अब्बू सुना करते थे। उसके बाद मैंने वहां पे रिसर्च शुरू की कि ओफो, ये वेस्टर्न म्यूजिक होता है। बहुत पढ़ा बड़ा, क्योंकि मुझे रहना था उस डिपार्टमेंट में। वहां से स्मिता शुरू हुआ। मैं उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक सेक्शन, आफ्टर 3 years माय न्यूज रीडिंग का ऑडिशन टुक प्लेस एंड आई क्लियर्ड इट एंड आई बिकेम द नेशनल न्यूज रीडर। और उसके बाद ये प्राइवेट एफएम स्टेशंस आए, और इसमें भी बहुत ही फनी स्टोरी है, बिकॉज मेरा ऐसा शो वो करने का कोई शौक नहीं था। अच्छा। आई डिडंट वांट टू गो फॉर द ऑडिशंस, बट मेरा एक दोस्त था जो जानता था कि ऑडिशन अगर क्लियर करना है तो उसमें वर्ड्स और डिक्शन की लिस्ट आएगी, जिसके लिए चीटिंग के लिए तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए गई थी, उसकी मदद करने के लिए। वो तो फेल हो गया, मैं पास हो गई। उसे तो बहुत गुस्सा आया होगा आप पे। उसे बहुत गुस्सा आया। मतलब मैंने उसको बिल्कुल सही सही बताया था, बट डिक्शन वाज नॉट जस्ट लाइक, इट वाज जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स। तो ऐसा हुआ, और फिर मैं हर उस जगह लैंड करती गई जहां पे मुझे नहीं जाना था, बट वहां इज्जत मिली, एंड यू नो देयर वाज अप्रिसिएशन। सो आई जस्ट काइंड ऑफ डेस्टिनी इसी को कहते हैं कि आपने कुछ प्लान किया हो और समथिंग जो है इट स्टार्ट्स वर्किंग आउट। इनफैक्ट आपके एक और पुराने टॉक में मैंने देखा था कि आप उसमें कह रही थी कि लाइफ में क्या प्लान करना है, लाइफ में कहाँ पहुंचना है, इसकी प्लानिंग आप बहुत ज्यादा नहीं करती हैं, लेकिन लाइफ में क्या नहीं करना है वो आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। राइट, एब्सोल्युटली। मतलब वो क्लैरिटी मेरे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि मैंने जो जो प्लान किया, ऐसा नहीं है कि वो मैंने पाया नहीं, वो सब कुछ मैंने पाया, लेकिन उस वक्त वो सही नहीं था। इसलिए मैं
उस चीज के पीछे गई जिसने मुझे इज्जत दी, जिसने मुझे प्यार दिया। ये मेरा पैशन था, मतलब आवाज के साथ एक 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 खास दुनिया बनाना, ये मेरा पैशन था। और ये मुझे रेडियो तक लेकर आया। मुझे बनना लेक्चरर था, मैं लेक्चरर बन गई थी। तब तक मैंने रेडियो भी शुरू कर दिया था। तो जब मैंने मतलब एज अ गेस्ट लेक्चरर आई हैव एक्चुअली टॉट फॉर 6 months। मैं टॉट बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे और कहते थे देखिए मैम हमने पुरानी जीन्स पहनी है। तो आई न्यू दैट इट वाज अ फेल्ड स्टार्ट टू बिगिन विद, कि हर में एक रेडियो कनेक्शन है। So then I realized that perhaps I would never know what I would end up doing, but I can certainly decide what I would never do, come what may. राइट। साइमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने हेडफोन खोल दें, मुझे लगता है उसमें एक रसल आ रहा है, व्हिच इज Okay. अनप्लग। आई थिंक दिस इज बेटर। मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? Absolutely. सॉरी, ये टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं इस तरह के वर्क फ्रॉम होम सिनेरियोज में जो बातें कर रहे थे। लेकिन साइमा, एक ये बताइए मुझे कि जब स्कूल में आपने कहा कि बहुत पहले से आपकी रेडियो की ओरिएंटेशन हो रखी थी, आपको जब फैमिली चूंकि ऑलरेडी रेडियो में इंटरेस्टेड थे, आपके फादर इतने रेडियो न्यूज को फॉलो करते थे, तो जो आपने कहा कि आरजे बनना है, उसे एज अ सीरियस करियर चॉइस लिया परिवार वालों ने, या कहा कि बेटा वो तो ठीक है लेकिन जिंदगी में करना क्या है वो बता दे? हाँ, तो एक्चुअली वो नौबत कभी आई नहीं स्मिता, बिकॉज मैंने 12th से ही रेडियो शुरू कर दिया और रेडियो मेरा शौक था। मुझे एक चीज बिल्कुल इंश्योर करनी थी कि उस शौक को परसू करने में मुझे कोई भी डिफिकल्टी आए, वो मुझे अम्मी अब्बू से ये नहीं कहना कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि जब मैंने 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन किया, तो मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि मुझे सुबह कॉलेज जाना होता था और कॉलेज से आने के बाद ओवरनाइट ऑल इंडिया रेडियो में ड्यूटी करनी होती थी, विद नो स्लीप। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वुड गेट बैक होम, और आधा घंटा मिलता था टू गेट रेडी एंड स्टफ, और फिर कॉलेज भागना होता था। अब इस बीच में मैं कभी भी ये कंप्लेन नहीं कर सकती थी कि देखो मुझे नींद नहीं आई, मैं सोई नहीं क्योंकि मैं रेडियो स्टेशन गई, क्योंकि मेरा वो शौक था। तो वो ये देख तो रहे थे कि शिद्दत से वो एक चीज कर रही है। मैं पढ़ाई में बुरी भी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी, मुझे पढ़ाई अच्छी भी लगती है, तो वो देख रहे थे कि दोनों तरफ मैं ठीक कर रही हूँ। फिर 2003 में जब ये प्राइवेट एफएम स्टेशन का ब्रेक आया, उसने मेरी पढ़ाई को नहीं रोका। आई वॉज परस्यूइंग माई मास्टर्स इन सोशल वर्क, देन आई डिड माई एमफिल एंड आई क्लियर्ड माई JRF एंड नेट। सो मैं वो वाली, मैंने उनको एश्योरेंस दिया हुआ था कि I exactly know that I have to make a career out of something and I have to get stability in life. But वो तो दिल का शौक है, उसके लिए तो I'm not demanding anything. But it was one of those years when I got the Best Radio Jockey Award nationally. वो साल था जब मुझे डिसाइड करना था कि अब मुझे टीचिंग में जाना है या मुझे रेडियो में जाना है, और वो जवाब उस अवार्ड ने सील कर दिया था कि this is one field which is giving you इज्जत and पैसा and stability. So go ahead. जो पढ़ाई आपने पढ़ी है, just kind of implement it here. So वो चीज कभी आई ही नहीं। That's good to know. लेकिन साइमा, मतलब जिस दौर की रेडियो की आप बात कर रही हैं, जिसे देखकर आप इंस्पायर हुए थे, जब आप अमीन सयानी की बात करती हैं, आप रोशन अब्बास की बातें करती हैं, और वो जो फेसलेस दौर था रेडियो का, और आज की तारीख में एक आरजे अपने आप में इतने आपके जैसे अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आज इतने बड़े नाम बन गए हैं, सुपरस्टार बन गए हैं। आप लोग बाहर निकलती हैं तो क्राउड्स आपको घेर लेते हैं। तो इससे आपको लगता है कि फर्क क्या पड़ा है? आपको भी आज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसमें कोई आपको कोई चीज है जो आपको खटकता है कि अगर शायद ऐसा नहीं होता तो बेहतर होता? स्मिता, मैं एक्चुअली इन दोनों दौर में रह चुकी हूँ। एक पूरा वो दौर जब हम फेसलेस थे, हम इनविजिबल थे, मतलब वो एक आवाज थी जिसको हम कहते थे रेडियो इज थिएटर ऑफ माइंड। आप सुने एक इंसान को और आप उसकी शख्सियत स्केच करने लगेंगे अपने जहन में। और अब वो दौर है जब हम, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो छुप जाए यार, लाइक कुछ तो छुप जाए, और वो नहीं हो पाता। The transition has been from just a radio jockey to an influencer. Today you are a brand in yourself. It's not just about radio that I would be known. Now it is the brand that people should follow. और ये मेरे ख्याल से हर प्रोफेशन में हुआ है। I mean, look at actors. They are not merely actors. अब वो इंस्टा पे, ट्विटर पे एक अलग ब्रांड है।
तो आपका एक मेन स्टे होगा, एंड देन दीज वुड बी योर ऑफशूट्स ऑफ द पर्सनालिटी, एंड पीपल वुड फॉलो यू फॉर दिस डिफरेंट बेंट ऑफ mind, or for this different talent. Suppose, I mean, you are a journalist and you might have interest in food, so Right. you will be able to pull the community of food lovers. So ये basically different platforms हैं, and it's almost like one person has आपकी मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी होती है, और ये अलग अलग. सो just a radio jockey to an influencer, so that's the transition. But your question, do I miss that faceless and invisible identity? I do. I really do, because उसमें क्या होता था स्मिता, आपको अपनी एक आवाज से या फिर मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि रेडियो इज द ओनली मीडियम जहां पे वो दुनिया बन सकती है, जो कि मेरे लिए एक आइडियल दुनिया है, जहां पे हम एक ऐसे दोस्त बनाए जिसकी ना शक्ल देखनी हो, ना ये पता हो कि वो किस मजहब का है, ना ये पता हो कि वो अमीर है या गरीब है, कि उसका पास्ट क्या है, सिर्फ दिल से दिल मिले. रेडियो वो मीडियम है. और एज अ मीडियम, जैसे आपने कहा कि मतलब इसमें जो बैरियर्स हैं वो टूट जाती हैं, मजहब की, अमीरी गरीबी की, लेकिन ये आप जब अपने आसपास आज की रियलिटी को देखती है, जहां ये सारे बैरियर्स बहुत ज्यादा आज मौजूद हैं, टीवी न्यूज रूम्स में अगर आप देखें तो बातें सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की होती हैं, कम्युनल डिबेट्स की होती हैं. क्या ये रिकंसाइल करने में ये दिक्कतें होती हैं? क्योंकि आपकी रियल लाइफ की आज की जो ड्राइंग रूम की हमारी कॉन्वर्सेशंस है वो अपने आप में इतनी वर्टिकली स्प्लिट हो गई हैं. ये कॉन्वर्सेशंस अब सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में है. क्या ये हकीकत में तब्दील हो गई हैं इस तरह की ये जो द डिस्टर्बिंग कॉन्वर्सेशंस अराउंड अस? Of course, the disturbing conversations are there, and on radio we try and focus more on the entertainment, और उसके गाब में हम जिंदगी को छू सकें. तो बेसिकली वो एक मौका होता है, वो एक मोमेंट होता है. I mean, a person is driving down to office, उसने एक गाना सुना, उसको वो गाना अच्छा लगा, वो उसके साथ गुनगुना रहा था, तो हमारा पूरा स्ट्रेस ये होता है कि वो जो उसका मूड है हम उसको अपलिफ्ट कर सकें, या फिर इस फेक न्यूज की दुनिया में उसको रियलिटी और रियल फैक्ट्स दे सकें, इन्फॉर्म्ड रख सकें, उसको अथॉरिटीज के साथ मिला सकें, उसकी माइक्रो लोकल नीड्स को फुलफिल कर सकें. एंड I am a friend of his or her. Okay. So I'm a pal. I'm not a celebrity for him or her. He can just pick up the phone, call me, and I would call, pick up the call from the studio, chat with him or her. So हम friends हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है स्मिता कि हम इतने सालों की दोस्ती मेरे लिसनर्स कई बार भूल जाते हैं और याद रखते हैं तो महज नाम. और कई बार मुश्किल होता है, लेकिन रेडियो पे मैंने ये बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया, क्योंकि लाइक आई सेड, रेडियो आपको बहुत सारे अलग करने वाले फिल्टर्स से बचा लेता है. राइट. हमारे दर्शक हैं विकास कुमार, वो भी जुड़ गए हैं, आपको गुड इवनिंग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाज इस वक्त इज डेफिनेटली साउंडिंग बेटर हेडफोन निकालने के बाद में. थैंक यू विकास. साइमा, क्योंकि जो ये सवाल पूछ रही थी ना मैं, अभी जैसे पिछले दिनों जब कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, 370 हटाया गया, उसके बाद मैं सितंबर अक्टूबर में वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी कि अलग अलग सेक्टर के लोगों पर किस तरह का उसका असर पड़ा. वहां आरजे से मैंने बात की, उन पर मैंने एक स्टोरी की थी कि कैसे या तो ज्यादातर जो है स्टेशंस वो ऑटोमेटेड प्लेलिस्ट पर चले गए थे, या आरजे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक और वेदर कंडीशन की बात कर रहे थे, whereas अंदर दे वर फीलिंग डार्क, सो देयर आर दोस डेज जब आप अपने आसपास के माहौल को देखकर बहुत विचलित होती होंगी, आप टेंस्ड होती होंगी, आप में गुस्सा होता होगा, लेकिन जब वो स्टूडियो के अंदर जाती हैं तो वो फिल्टर डालना पड़ता है कि आप उस वक्त की जो जरूरत है बस उस पर फोकस करें. वो कैसे करती हैं आप? बट स्मिता, मतलब ऑफ कोर्स पूरा रेडियो, आई ऑलवेज से रेडियो इज अ नेकेड मीडियम. आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो रेडियो पे, क्योंकि हम रोज एक शो करते हैं, हम रोज 3 घंटे एक इंसान से मिलते हैं. इट्स नॉट अ मूवी जो 3 महीने में खत्म हो जाएगी. तो आप अगर वो बनने की कोशिश करोगे जो आप नहीं हो तो आप फेल कर जाओगे. इसलिए आपके
इतने रेडियो स्टेशंस हैं and you will have hundreds of radio jockeys but you will not remember their names. Why? Right. Because they've been unreal, because they've been what they are not. और इसलिए जिस दिन मुझे गुस्सा आता है मैं अपने शो पे उस गुस्से की बात करती हूँ. जिस दिन मेरे पेट में दर्द होता है मैं बोलती हूँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है. आई कैनॉट बी अनरियल. मुझे कोई चीज अगर डिस्टर्ब करती है तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ. हाँ, इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है, व्हाट डू आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. इट हैज टू, यू नो, अगर मैं परेशान हूं तो आई एम लुकिंग फॉर अ सजेशन और अ सोल्यूशन, राइट. अगर मैं किसी चीज को लेके बहुत डिस्टर्ब्ड हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही सोच रही हूँ या गलत, then the other person is a friend of mine is what I have to remember. He or she is a friend of mine. I will ask him or her with that bent of mind. So it never becomes a one-sided conversation. You know? So radio पे जाके मुझे जिस चीज को pursue करना है, you know, I mean, and I am an eternal optimist. I always feel that there is more goodness than there is, you know, evil, whatever things in the world. So my entire effort is to get the best out of myself and to get the good out of the other. Right. लेकिन अभी इस दौर में जिसमें हम बात कर रहे हैं, जहां सोशल मीडिया की हम चर्चाएं कर रहे हैं, आपने जैसा कहा कि आप आज की तारीख में आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप फेसबुक, इंस्टा सब पे एक्टिव हैं, एंड फॉर समबडी लाइक यू जो सोशल मुद्दों पर स्टैंड्स लेती हैं, जो बेबाकी से बातें रखती हैं, एंड समबडी हु गेट्स सोशल मीडिया पर अ लॉट ऑफ अब्यूज, अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग. मतलब पिछले कुछ महीनों में इंडिया में जो कुछ हुए, जो सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे, शाहीन बाग मूवमेंट चल रहा था, स्टूडेंट्स पर जो लाठी चार्जेस हो रही थी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, उस दौरान साइमा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें आप भी शामिल थी, जिनको बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया, अब्यूज किया गया. उसके साथ डील कैसे किया आपने? स्मिता, I always say कि जो सियासत होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, उसमें ये सब चीजें जो की जाती हैं उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं. उनको इससे कुछ गेन करना होता है, उनके कुछ लॉसेस होते हैं. बट ये वो जाने, I am a normal citizen of India. My only interest would be with the people of India. Now the thing is, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पर एक ऐसा इंसान है जिसको आवाज नहीं मिल रही, जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो एज अ पब्लिक फिगर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड विद हिम और हर, टू रेज माई वॉइस, टू सपोर्ट व्हाट इज यू नो जस्ट, टू सपोर्ट व्हाट इज राइट. और उसमें मुझे नहीं देखना, आई हैव, यू नो, लाइक आई ऑलवेज से दिस कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रेफरेंस फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज ये पावर गेम जो है ये मुझे समझ में आता है और इसलिए मैं इससे बहुत दूर हूं. क्योंकि यू नो, सो बट फॉर मी एक इंसान का दर्द जो है वो मेरा भी दर्द है. दैट इज यही मैंने जिंदगी में सीखा है. इट डजंट मैटर कि वो बहुत सारे लोग जो है पीड़ित हों. बट डज इट टेक अ टोल साइमा? कभी ऐसा मौका आया जब परिवार वाले शायद थोड़े सख्ते में थे, जिस तरह के थ्रेट्स आ रहे थे, अब्यूज आ रहे थे, या कह रहे हो कि साइमा कुछ सेल्फ सेंसर कर लो, या कुछ बातों पर जो है अपनी यू नो डोंट स्पीक योर माइंड, क्या इस तरह के कुछ थॉट्स होते हैं अपने अंदर भी, यू नो द कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड? 100%. मतलब इन द सेंस दैट मेरे अब्बू भी ट्विटर पे हैं, मेरी अम्मी भी सोशल मीडिया पे हैं. व्हेन दे रीड सच कमेंट्स तो उनको लगता है कि मतलब लाइक ये क्या है. बट स्मिता, हमें ये भी पता है कि कुछ लोग हैं जिनका शायद आज काम ही यही है कि मतलब यू नो आपको किसी भी, जिसको बोलते हैं एक सही आवाज को दबाना आपका काम है. I mean, it's become their whatever profession या जो भी कहा जाए, तो उनकी तो मजबूरी है. My parents would obviously get disturbed and they would say कि yeah, what is this? Then I have to explain, you know, I have to explain the entire this thing, because Smita, what is not a choice for me is to stand with the wrong. That's right. To stay silent when
I am seeing injustice happening in front of my eyes. That's not a choice with me. क्योंकि मैं कुछ भी कर लूंगी, मुझे मेरा ज़मीर नहीं छोड़ेगा ना. And that's all that I see when I look into the mirror. तो वो मेरे पास वो चॉइस ही नहीं है कि मैं गलत के साथ खड़ी रहूं. मैं गलत. ये जो नेगेटिविटी है, ये जो एक कल्चर ऑफ बुलिंग है, आपको लगता है कि ये ज्यादातर सोशल मीडिया पर जो फेसलेस लोग हैं या एक भीड़ तंत्र की एटीट्यूड है उसकी वजह से है, या ये एक्चुअली हमारी रियल लाइफ, हमारी सराउंडिंग में भी आज की तारीख में तब्दील हो चुका है? यही एटीट्यूड ज्यादा से ज्यादा हमारी असली जिंदगी में भी आपको नजर आ रहा है? स्मिता, ये मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे था कि हम कुछ फेसलेस बॉट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड यू नो ऑल दीज हेट इंसाइटिंग मैसेजेस, और जिस तरह से वो व्हाट्सएप पे जाते हैं सबके पास एंड ऑल दैट. सो इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ अ नेटवर्क जो होता है, जिसकी वजह से लोगों की थिंकिंग पे, उनके थॉट प्रोसेस पे फर्क पड़ा है. एंड यू कैन सी दैट नेगेटिविटी, यू नो, इन योर नेबरहुड, अमंग योर फ्रेंड सर्कल्स, जो पहले नहीं हुआ करता था. मतलब जिस बात को हो सकता है मेरे दिल में हो भी कि इन दोनों लोगों में फर्क है, लेकिन मैं उसको छुपाती थी क्योंकि मुझे पता था कि एक अच्छा इंसान किसी में फर्क नहीं करता, राइट. लेकिन आज के टाइम में वो उसको छुपाते नहीं है. उनको लगता है कि यही सही है और ऐसा ही बोलना चाहिए. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ब्रेन वॉशिंग जिसको बोलते हैं वो हुआ ही हुआ है. कहीं ना कहीं ये चीजें सोशल मीडिया से निकल कर लोगों के घर के अंदर गई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में नजर आती हैं. एंड like I said, you know, I'm just hoping for the day when a normal, an ordinary citizen of India would wake up and smell the coffee and realize that, you know, they are not going to gain anything out of it. Right. We only stand to lose. So yeah, I mean, the only thing is that मैं अगर एक भी इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर पाई कि वो जिस थॉट प्रोसेस को कल्टिवेट कर रहा है वो ना उसके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है, एक भी दिल बदल पाई, तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा. And that's why I keep engaging with a lot of my listeners, and I keep engaging with a lot of my friends and even strangers on social media, people who are willing to talk, willing to have a discussion with an open mind. I'm willing to understand their point of view, provided they also, you know, kind of have that. And I have seen people changing, Smita. I have seen people coming back to me after months saying, I'm really sorry, you were right and I was going the wrong way. And जिसको बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, आई थिंक हम सबका वही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. उस पूरे प्रोसेस में हम कितना सीखते हैं. एब्सोल्युटली. आई थिंक नफरत को हम लेजिटिमाइज ना करें, और जहां हो सके अगर तर्क पर कोई आधारित, मतलब लॉजिक पर आधारित कोई तर्क कर रहा है तो उसके साथ तो एंगेज फिर आप करने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन साइमा, इतने सालों के इस सफर में बहुत सारी आपकी खूबसूरत कॉन्वर्सेशंस हुई होंगी आपकी ऑडियंस के साथ में. कोई ऐसी कॉन्वर्सेशंस थी जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई, या जो बहुत चुनौतीपूर्ण थी? मतलब वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले मोमेंट्स तो नहीं कि किसी को जो है सुसाइड करने से आपने बचाया उस तरह, लेकिन यू नो सम कॉन्वर्सेशंस दैट हैव मेड यू लुक एट योरसेल्फ इन अ डिफरेंट वे. तो स्मिता, मतलब इस पूरी जर्नी में बहुत तरीके की एक्सपीरियंसेस रहे, और you must have just heard about it, but I've experienced it कि कोई आपको खून में खत लिखे. तो मैंने खून वाले खत भी पढ़े हैं. बहुत सारे ऐसे मैरिज प्रपोजल्स जो कि काफी शॉकिंग थे, जहाँ पे मतलब पूरा डिटेल्ड था कि यू नो आपको किस खंबे के पीछे कितने बजे मिलना है एंड ऑल दैट. 2 stalkers in your life who would wait for you outside the building. वो गार्ड्स को धमकी देके जाना कि अगर तुमने साइमा से नहीं मिलाया तो मैं बिल्डिंग जला दूंगा एंड ऑल दैट. ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए. बट द मोस्ट सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस मेरे लिए, मतलब एक खत आना जिसमें सब्जेक्ट था डॉक्टर साइमा, एंड इट वाज अ लेटर फ्रॉम अ साइकाइट्रिस्ट who actually told me कि you must be wondering why I'm calling you Dr. Saima while I'm a doctor. And he said, because Saima, 2 साल में तुमने मुझे ठीक कर दिया. I am a psychiatrist and I went into depression and I had suicidal feelings. And he actually told me कि मैंने एक शाम, जब मुझे लगा कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी शाम होगी, मैंने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया था और मैं बैठा था चेयर में और मेरे सामने रेडियो था.
मैंने उस रेडियो को एग्जैस्पिरेशन में खोला और मैं सिर्फ उसका डायल चेंज कर रहा था. When I heard a voice which was just saying some lines which I wanted to hear. And he said कि मैं सुनता गया और मुझे नहीं पता था कि किसकी आवाज है और फिर गाने आए और 1.5 घंटा मैंने सुना और मैं भूल गया कि मैं इस कमरे में क्यों आया था. Lovely. Then he said कि मेरा वो हर दिन का एक पूरा शेड्यूल बन गया कि मैं उस वक्त आता था, शो सुनता था, तुमसे बात करता था और फिर उस कमरे से चला जाता था कुछ जिंदगी के मोमेंट्स लिए, जीता था, फिर वापस आता था. इसे 2 साल लगे साइमा. अब मुझे इस कमरे में आने की जरूरत नहीं क्योंकि अब हम ये शो पूरी फैमिली सुनती है. And I have started looking at life, through a different lens altogether. And you are my best friend. And I just wanted to thank you from the bottom of my heart. I didn't know about his journey, but when I read that mail, Smita, it was almost like, यही तो करना है ना जिंदगी में. That's so और sweet. और That's क्या touching. और जिंदगी में क्या रह गया. या फिर आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट जहां पे मैंने एक कैंपेन किया था, पुरानी जीन्स कलेक्शन कैंपेन, जहां पे मैंने बोला था कि हम यूजुअली अपने वार्डरोब से पुराने कपड़े तब निकालते हैं और देते हैं किसी को जब वो हमारे इस्तेमाल के नहीं रहते. लेकिन क्यों ना इस बार हम अपने प्यार को बांटे. तो हम बहुत रेयरली अपनी पेयर ऑफ जीन्स किसी को देते हैं और खासकर वो वाली जो पहले अपनी पॉकेट मनी से खरीदी थी, हम उसमें आए या ना आए वो अलमारी में पड़ी रहती है. सो कैंपेन था कि आप अपनी पेयर ऑफ जीन्स मुझे लाके दीजिए और हम वो उन बच्चों को देंगे who can't even dream of wearing like a pair of jeans. और उसके बदले में what I'll do, मैं आपसे मिलूंगी. तो there was yet another doctor from Meerut who actually wrote to me saying, Saima, मैं 10 दिन तक अब अपनी हॉस्पिटल में फीस नहीं लूंगा. I have told my patients कि आप मेरी फीस की जगह पेयर ऑफ जीन्स लाके दो. And I'm collecting. और मैं जब वो मेरे पास कलेक्शन हो जाएगी तो मैं खुद आऊंगा और मैं दूंगा. And Smita, after 9 days, he called me. He said, Saima, मैं कल आ रहा हूँ and I have collected some 1,200 pair of jeans or something like that and I want to give it to you. And I was also waiting for him impatiently, okay, he'll come. And then the next day I got a call from his brother saying that he met with an accident on the highway and he lost his life, Smita. Oh God. On his deathbed, the last 12 seconds of his life, he calls his brother and he says, these are his last words. He says कि तुम ये साइमा तक पहुंचा देना और उससे बोलना कि मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ. Oh God. Smita, I couldn't, after that, I just couldn't think of anything. मतलब मैंने I am getting goosebumps. Yeah, and then I dedicated, of course, the entire campaign to him. But उस रात जब मैं शो कर रही थी मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे सुनता था आज नहीं है. Those are the nights, those are the days which become very difficult for you because, for me, it's no more a show. I don't sit here in front of the mic and do a show. I actually talk to the other heart. And when you realize that somebody who used to be with you every night is not there anymore, then those are the nights, and that's what I spoke about. But आप कितनी किसी की जिंदगी में किसी की शख्सियत में शामिल हो जाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ये बांध के रखा है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं कहोगे या करोगे जो आप महसूस नहीं करते. तो मतलब सीधे दिल का जो कनेक्शन है जिसकी आप बार बार बातें करते हैं साइमा. तो जब शो की शुरुआत हुई थी और ये जो आप जो इंसिडेंट्स आप शेयर कर रही हैं अपनी जिंदगी की, ये किसी फिल्म की लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, असली जिंदगी की ऐसी कहानियां इतनी खूबसूरती है, इनमें इतना सारा दर्द है, खूबसूरती है. जब शो का आपको बताया गया कि ये आपका शो है, पुरानी जीन्स की आप शुरुआत करेंगी, उस वक्त ख्याल किया था दिमाग में, तब लगा था आगे चल के ये इस तरह का गहरा रिश्ता बनेगा लोगों के साथ? स्मिता, जब मुझे पुरानी जीन्स के लिए बुलाया गया था तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में जॉन बॉन जोवी और ब्लैक सेबेथ चलाया करती थी. ओके, सो जब मिर्ची ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और बोला बॉलीवुड का गोल्डन ईरा को मतलब प्रेजेंट करना है, आई सेड ये मतलब मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में 2 पुराने गाने सुने. एक जो अब्बू गाते रहते हैं, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और एक अम्मी जो गाती रहती है, चांदनी रातें प्यार की बातें.
इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मैं सुनती ही नहीं हूँ। मतलब आई हैड ओनली हर्ड 90s एंड 2000 एंड स्टफ और इंग्लिश म्यूजिक। तो माय स्टेशन हेड हैड सेड कि तुम रिसर्च स्टूडेंट हो, तुम इसमें भी रिसर्च कर लेना। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द शो स्मिता, यू वोंट बिलीव मेरे कंपेटिटर्स कौन थे। सो ऑन वन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज मेरे टाइम बैंड में अमीन सयानी साहब शो करते थे, और दूसरी फ्रीक्वेंसी में मेरे टाइम बैंड में रोशन अब्बास शो करते थे। और मेरे स्टेशन हेड ने मुझे बोला 3 महीना तुमको दूंगा मैं, तुमको अपना शो नंबर 1 बनाना है। तो मैं अपने स्टेशन हेड की तरफ ये देख के बोलती थी, क्या तो तुम अहमक हो, तुम्हें अकल नहीं है कि मैं अमीन सयानी और रोशन अब्बास के साथ तो compete नहीं कर सकती। उस दिन जिंदगी का पहला लेसन सीखा था कि कंपटीशन कोई नहीं होगा, मुझे अपने आप को ही बेटर करते रहना पड़ेगा, एंड आई हैड टू डू समथिंग दैट दे weren't doing. So that's how the entire concept of rocking retro hits began. When I started playing with Kishorda, when I started, saying that क्या किशोरदा भी गलती करते हैं यार, and they used to say Kishore Kumar ji and Rafi Sahab. So my relationship with them actually was very friendly with all the legends. And I think that is what kind of established the chord. Within 3 months, I had, catapulted the show to the number 1 position, not by beating anybody, but by being so scared about it and so diligently working. उस वक्त मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उस वक्त स्मिता, जब मैंने शो शुरू किया था, मुझे इस इरा से कोई प्यार नहीं था। मगर जब आप इस जमाने को डिस्कवर करना शुरू करते हो ना, तो प्यार के अलावा आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। पर कोई ऐसा इरा है जिससे आपको बहुत हेट्रेड है या बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, फिर भी उस इरा को प्ले करना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक तो नहीं, बट मतलब आज के जो गाने हैं, they are great on beats, but गहराई नहीं है, they won't live long, and I think I'm the only radio jockey in the entire country जो कि एक दिन में बॉलीवुड का गोल्डन ईरा का शो भी करती है और दिलजीत दोसांझ भी प्ले करती है। So yeah, I mean, music is my life, so I don't mind it at all. Like I love Yo-Yo Honey Singh, I think when he came and he brought this revolution in the music industry, it's not the same anymore, but I really like people who come and kind of change everything without following the tradition. So music is my life, and I love music, whether it's English, Chinese, Japanese, whatever it is, it has to be music, it has to kind of touch my heart. But नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था टू आंसर योर क्वेश्चन, और मुझे स्मिता कभी नहीं पता चलता कि आगे क्या होने वाला है। आई नेवर थिंक अबाउट इट ऑल्सो, बिकॉज आई एम क्वाइट अभी का पर्सन। अभी जो है सच है, लाइक द ओनली ट्रूथ राइट नाउ इज दैट आई एम टॉकिंग टू अ ब्यूटीफुल स्मिता। ओह, दैट्स सो लवली, थैंक यू सो मच। हमारे दूसरे दर्शक भी जो जुड़ रहे हैं आपको गुड इवनिंग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बातों से बहुत कुछ प्रेरणा मिल रही है उन्हें। साइमा, लेकिन जो ये उर्दू को लेकर जो आपकी मोहब्बत है, जाहिर सी बात है इसमें आपके अम्मी अब्बू का रोल रहा होगा, एक फैमिली, एक कल्चर की ओरिएंटेशन है, लेकिन जो उर्दू शेर व शायरी है, इनका सबसे ज्यादा अर्ली इन्फ्लुएंस कब होने लगा और कौन से ऐसे लेखक हैं, ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? तो स्मिता, बचपन में मुझे याद है जब लाइट चली जाती थी, लोड शेडिंग होती थी और हम अपने ड्राइववे में टहल रहे होते थे अब्बू के साथ, दैट वाज द ओनली मोमेंट वी यूज्ड टू गेट। तो जब टहलते थे तो अब्बू ना, मतलब लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक 5 और 6, और अब्बू बड़े बड़े शेर मारते थे, गालिब के और मीर के, और बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां एंड ऑल दैट। हमें रटना होता था, हमें समझ तो कुछ आता नहीं था, हम रट लेते थे। फिर वो अगले दिन पूछते थे आपस से मुझसे, किसको याद है? तो हम कहते थे ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, whatever। तो उस वक्त समझ नहीं आता था, लेकिन तब से शेर व शायरी क्योंकि अब्बू के काफी क्लोज थी। फिर बीच में साल आए, हम कॉलेज में बिजी हो गए, स्कूल में बिजी हो गए, अब्बू से बहुत बात नहीं होती थी, अब्बू ने भी कभी उसका जिक्र नहीं किया। अब्बू जब रिटायर हुए उसके अगले दिन से अब्बू ने नज्म और गजल लिखनी शुरू कर दी, मतलब उससे पहले कभी नहीं लिखी, और वो रातों रात शायर बन गए। जब वो रातों रात शायर बन गए और उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उनको ऐसा उन्होंने मुझसे उम्मीद की कि ये हर का पढ़ती है, तो ये मेरा क्यों नहीं पढ़ती? अब मैं अब्बू का कैसे पढ़ूं? मैं समझ में भी तो आना चाहिए। तो जब मुझे उनके चेहरे पे वो मायूसी नजर आने लगी कि यार ये तो उनकी हो रहा है कि मेरी बेटी ही मेरा कलाम नहीं पढ़ती और समझती नहीं है, तो मुझे लगा अब तो मुझे थोड़ा इस पूरी दुनिया में अच्छे से होता लगाना पड़ेगा और कुछ सीखना समझना होगा।
और तब शुरू किया मैंने, तब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। इट्स अ वेरी रीसेंट इंटरेस्ट इन उर्दू पोएट्री, कि मैं उसको जानूं, मैं उसको समझूं, मैं उसकी गहराई को समझूं। और उसके बाद में जब अब्बू का कलाम पढ़ती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी डर था कि वो जायदाद में से बेदखल कर देंगे तो बहुत मॉनेटरी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आई थॉट प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरत थी, लेकिन मतलब जैसे उर्दू की पोइट्री की, खैर मुझे भी बहुत लंबे समय से शौक वगैरह है। यादाश्त अब वो मेमोरी ऑफ अ गोल्डफिश हो गई है, तो आजकल याद नहीं रहते हैं। कुछ अपने अब्बू का लिखा हुआ सुनाना चाहेंगी आप इस पॉइंट पर हमारे दर्शकों को? अब्बू का लिखा हुआ सुनाने के लिए मुझे किताब लानी पड़ेगी। और ये अब मतलब बिल्कुल ही बहुत ही बुरी बात की है स्मिता आपने, सॉरी। क्योंकि अब मैं अगर अब्बू का नहीं पढ़ूंगी ना तो वो तो मुझसे ऐसी शिकायत करने वाले हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, जो अब्बू ने अभी अभी पोस्ट किया है वही पढ़ती हूँ। मैंने एक्चुअली अब्बू की नज्म और गजल के लिए अब्बू का एक फेसबुक पेज बनाया, जिसका नाम भी मैंने लिखा माय अब्बूज पोएम्स। तो वो उसी पे रोज कुछ ना कुछ डालते हैं। तो आज जो उन्होंने गजल डाली है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वो लिखते हैं, और अब्बू का नाम है उजैर ई रहमान। मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान उनको अब्बू के नाम से ही जानता है, मगर उनका नाम है साइमा के उजैर अब्बू। ई रहमान। सो वो लिखते हैं, फैसला तेरा है, कातिल भी तू, दिलदार भी है, तर्क ताल्लुक जो किया, कैसे कहूँ प्यार भी है। तू था मोहताज मोहब्बत, न था हमराज मेरा, गौर कर पाया कहाँ, प्यार एक बाजार भी है। सादगी मेरी मुझे इश्क में ले आई कहाँ, जान हाय न सका, मामला दुश्वार भी है। दिल ये कहता था सफर तेरा रहेगा आसान, किसको मालूम था ये रास्ता पुरखार भी है। जिक्र कोई भी हो, था गुफ्तगू का तू मरकज, कब ये जाना कि कहानी में एक बीमार भी है। कुछ तो ये है कि कहीं, कुछ तो ये है नहीं पंख बिठा लूं जिस पर, कुछ भरोसा भी नहीं मेरा तू गमख्वार भी है। तू बुरा ख्वाब समझ भूल गया है हर बात, तू बुरा ख्वाब समझ भूल गया है हर बात, भूलूं मैं कैसे भला, इश्क की पिंदार भी है। ये मोहब्बत है यहाँ दातना साइल कोई, झुकता है कौन बहस बाय से तकरार भी है। कुछ नहीं पेश नजर, खत्म हो अब ये सफर, खैर से इश्क के बीमारों को इकदार भी है। सो ये मेरे अब्बू की गजल थी। क्या बात है, बेहद खूबसूरत है। मुझे इसमें पिंदार शब्द का सिर्फ थोड़ा सा मतलब समझाइए। कौन से शब्द का? पिंदार। पिंदार। पिंदार मेरे मतलब इश्क प्राइड। का पिंदार भी है। प्राइड। अच्छा, गुमा मतलब माय गुमान एंड माय प्राइड, हाँ, गुरूर। एब्सोल्युटली ओह, दैट्स राइट। लवली, दैट्स लवली। तो ये मतलब उर्दू की पोइट्री आप खुद भी क्या लिखती हैं साइमा, और संगीत में भी क्या आप ट्रेंड है? क्योंकि आपकी आवाज भी बेहद खूबसूरत है, आप गाती भी बहुत अच्छा है। नहीं 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 स्मिता, मैं उर्दू की पोएट्री बिल्कुल नहीं लिखती हूँ। और मैं जब भी कुछ लिखती हूँ वो एक ख्याल लिखती हूँ। दैट माइट साउंड पोएटिक बट इट्स नॉट पोएट्री। और मैंने कभी अगर उसको गलती से अब्बू को दिखा दिया तो वो मुझसे बस इतना कहते हैं कि बेटा गोलगप्पे की ठेली वाले को दे आओ, वो लिख लेंगे, तुम भी खुश हो जाओगी, वो भी खुश हो जाएगा। तो दैट्स माय लेवल। आई एम श्योर इट्स लेकिन वे बेटर नहीं, देन दैट। हाँ मैं नहीं, लेकिन हाँ मतलब पोएटिक थॉट्स आई कैन राइट। मगर फिर वही है, मतलब दिल से निकल के तो लिख दिया, वरना ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ ऑर्गेनाइज नहीं लिखा कभी भी। और जहां तक म्यूजिक, नहीं स्मिता, एवरीथिंग इज दिल से। मैं बहुत चाहती थी कि मैं उसको सीखूं, लेकिन मैं बचपन से अपनी म्यूजिक टीचर के साथ गाती थी। और फिर वही था कि मतलब दिल करता है गाने का तो गा लेते हैं, फिर इतना बहुत सोचते नहीं कि दूसरा गाएगा कितनी बेसुरी है, फिर उसको ऐसे जस्टिफाई कर देते कि देखो दिल से गाया था, सुर से नहीं गाया था। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि दिल से बेसुरा गाने वाले भी जो हैं उनको भी दाद देनी चाहिए, जो हिम्मत दिखाते हैं और गाते हैं। और आपकी एब्सोल्युटली। आवाज भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि म्यूजिक अपने आप में इतना थैंक यू। हील करता है। और मतलब इतने लंबे वक्त से हम सुनते आते थे गजल। मेरे फादर के पास में एक वो स्टीरियो रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था, जिसमें हम बड़े गुलाम अली साहब के लाइव इन कॉन्सर्ट वाले रिकॉर्ड सुना करते टर्न थे। टेबल।
हाँ, तो राइट उसमें राइट वो राइट राइट बहुत मतलब पहले समझ में नहीं आता था। अब जैसे जब आप गानों का आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हो तो उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर आप हम के ठहरे अजनबी की बात कर एब्सोल्युटली रहे हैं या वो हम सफर था की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कि उसे आप एक इंडो बांग्लादेश राइट वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो रहा है, कि इतनी एब्सोल्युटली मदारातों के बाद भी जो है हम स्ट्रेंजर्स ही रहे। तो वो एग्जैक्टली और यहाँ त्रिनाप पात्रा है हमारे एक दर्शक साइमा जो कह रहे हैं कि जब मैंने इन्हें सुनना शुरू किया तब मैंने शेरो शायरी पढ़ना शुरू किया। और एक और हमारे दर्शक है जो कह रहे बहुत शानदार मोहब्बत की दास्तान इस कोरोना काल में, हम सबकी प्यारी साइमा, बहुत खूब मन करता है आपको सुनता ही रहूं। इनके लिए बहुत कुछ बहुत आप शुक्रिया। सुनाना चाहेंगी दर्शकों को? um, मैं ओके सो स्मिता मैं मतलब मैं एक और सीरीज करती हूँ, नॉट जस्ट सॉन्ग्स। कुछ गाने महज गाने नहीं होते, वो हमारे दोस्त होते हैं, वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि वाकई बात भी यही है कि अगर वो महज गाने होते तो हम उनको इतने अपनी जिंदगी में इतना साथ साथ लेकर नहीं घूमते। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे दोस्त से पहले वो गाने आ जाते हैं दिल में या जहन में। तो कई बार हम किसी भी जिंदगी की शुरुआत करने में थोड़ी देर कर देते हैं, क्योंकि हम प्लानिंग बहुत करते हैं। अभी हमें ये करना है तो इसके लिए प्लानिंग पहले करेंगे, उसके बाद उसको शुरू करेंगे। लेकिन हम ये सोचते नहीं कि वक्त बीतता जा रहा है। तो गुलजार साहब का ये गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और अक्सर मैं सुनाती भी हूँ, गाती भी हूँ। कभी दूसरे को सुना के गा के सुनाती हूँ, कभी खुद को भी सुनाती हूँ। तो वो है गोलमाल फिल्म का। और उसका जो स्टैंजा है मैं वहां से शुरू करूंगी, क्योंकि मैं इस स्टैंजा से बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई थी कि पल किसको कहते हैं, लम्हा किसको कहते हैं, क्या ड्यूरेशन होती है एक पल की, एक लम्हे की, एक दास्तान की। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। तो हाँ, तो गुलजार साहब की वो लाइंस है कि एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये जो जाने वाला है, हाँ हाँ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हाँ हाँ। तो बस इतनी हकीकत है कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी ये बिता। हमारी बहुत फेवरेट सॉन्ग्स में से ये बिल्कुल शामिल है। शिव पटेल हेलो कह रहे हैं। शिव थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन साइमा जी, उर्दू की जुबान इतनी खूबसूरत है, भाषा इतनी रिच है, और उर्दू को लेकर जब इतनी सियासत होती है, उर्दू शब्दों को हटाने की बात की जाती है, उर्दू नामों को जो है उनको नाम बदल कर आप उसको संस्कृताइज कर रहे हैं, इस पूरे सियासत को आप कैसे देखती हैं? क्या वो आपको हर्ट करता है, क्या आपको गुस्सा आता है? मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी गैर जरूरी चीजें हैं। मतलब हर वो चीज जिसने इस मुल्क को इतना खूबसूरत बनाया है। हिंदुस्तान, भारत खूबसूरत क्यों है? क्योंकि इसमें इतने अलग अलग रंग के फूल एक साथ हैं। कहाँ है दुनिया में ऐसा बागीचा जहां पे इतने वैरायटी हो फूल की, और सब साथ में खिलते हैं और खुश हैं। तो हिंदुस्तान एक बहार से कम नहीं है। अब आप सोचिए कि आप उस बागीचे में घुस के कहें कि इस फूल को निकाल दो, उस फूल को निकाल दो, ये फूल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक फूल होना चाहिए, फिर क्या फर्क हुआ? तो जब वो बहार उजड़ने लगता है तो दिल को तकलीफ होती है। और नाम किसी कहीं से कोई नाम बदल दीजिए, या आपकी नियत क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, शक उस पे होता है। और हमें तो और खूबसूरत होना है ना, हमें तो आगे जाना है, तो हम पीछे की तरफ क्यों देख रहे हैं? हमें हमें जो चीजें बुरी लगती थी किसी और में, हम वैसे क्यों बनते जा रहे हैं? राइट। सवाल ये होते हैं। तो हमारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है।
तो जब वो सब चीजें बदलती है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन लाइक आई सेड स्मिता कि चूंकि ये सब चीजें जो जो चीजें हमें खलती हैं वो हमें दिखती भी ज्यादा हैं, और सोशल मीडिया ने ऑफ कोर्स उसको और भी ज्यादा हाईलाइट कर दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि हर दिल यहाँ पे चाहता यही है कि वो प्यार मोहब्बत अमन चैन से ही जी, और कोशिश वही है। मतलब अगर हम बैठ जाएं 20 लोगों में तो वो 2 ही होंगे जो अजीब अजीब बातें कर रहे होंगे, बाकी 18 प्यार मोहब्बत के साथ ही जीना चाहते हैं। बस बात ये कि वो कम बोलते हैं, या इस वक्त शायद थोड़ी सी आवाज दबी हो कहीं, क्योंकि ये शोर शराबा इतना ज्यादा है, वो हर किसी का स्टाइल नहीं होता। और ये बहुत जरूरी है जो आप बातें कर रही हैं कि भाई ये तोड़ने वाली जो है वो सियासत क्यों, और जितनी भाषाएं हो, मतलब कोई उर्दू के जानने वाले इंसान को भी संस्कृत की ओर नाक नहीं सिकुड़ना चाहिए। और स्मिता, मतलब हम ये बात, जैसे उर्दू की बात हो या संस्कृत की बात हो या हिंदी की बात हो, अरे भाषा का मजहब थोड़ी होता है, भाषा तो एक इलाके से जानी जाती है ना। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हर कुछ दूरी पे भाषा बदल जाती है। बिल्कुल। तो ये किसने भाषा को मजहब में बांध दिया? और अगर उर्दू अपनी नहीं तो और कौन सी भाषा अपनी है भाई? बिल्कुल। और इन भाषाओं के जरिए आप जितनी ज्यादा भाषाओं को बोलेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आप उतनी ज्यादा रीजनल लिटरेचर आप एक्सेस कर पाते हैं, आप हिस्ट्री एक्सेस कर पाते हैं, आप संस्कृति को समझ पाते हैं उन भाषाओं से जुड़ी हुई। तो स्मिता, मैं अपने आप को मतलब खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं गुरुवर कृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ी 12 साल अपनी जिंदगी के। तो मैंने गुरुमुखी लिखनी सीखी, बोलनी सीखी, मुझे पौड़ियां आती हैं, मैंने गुरुद्वारे में शबद कीर्तन कंपटीशन में आई यूज्ड टू बी द लीड सिंगर, मुझे शबद आते हैं गाने। मतलब हर गुरुद्वारे में मुझे एक सरोपे से नवाजा जाता था कि अरे देखो एक मुस्लिम बच्ची जो है हमारे शबद गा रही है, कीर्तन गा रही है। बट वो 12 साल जो मैं गुरु कृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ी, तो मैंने गुरमुखी भी सीखी, मैंने पंजाबी भी सीखी, मुझे उर्दू मेरी मादरी जबान है तो वो मुझे आती है, इंग्लिश हम सीखते हैं। तो आप जितनी भाषा सीखेंगे आप उतने अमीर हो जाएंगे, और एक ऐसी दौलत जो आपसे कभी छीन नहीं सकता कोई। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही छोटे लेवल की बात है कि हम जबान पे भी सियासत करें जी। लेकिन जैसा वो शेर है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। क्या बात है। और बहुत सारे दर्शक हैं जो इस वक्त रेड हार्ट्स, ब्लू हार्ट्स हमारे चैट बॉक्स में आपके लिए भेज भी रहे हैं साहिबा, और जाहिर सी बात है अपनी अप्रिसिएशन आपकी ओर जाहिर कर रहे हैं। हम कॉन्वर्सेशन को अब एंड करने वाले हैं, बहुत कुछ का चंद मिनट रह गए हैं। एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कल ईद है और आज भी जो लोग ईद ऑब्जर्व कर रहे हैं, कल जो लोग ईद मना रहे हैं, सबको हमारी शुभकामनाएं। इस साल कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके घर जाकर जो है मैं कोरमा बिरयानी का लुत्फ नहीं उठा सकती। इस वक्त में जो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, और उस पर मैं देख रही हूँ कि बहुत वाजिब है आपका गुस्सा होना। ये आपको लग रहा है कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है सोशल मीडिया पे, जो एक कोई बकरीद आते ही उबलने लगता है, कोई फेस्टिवल आते ही इस तरह से उबलने लगता है, या एक जेन्युइन डिबेट है? जेन्युइन डिबेट तो बिल्कुल नहीं है स्मिता। जेन्युइन डिबेट होती तो पूरे साल करते हम। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे साल जो है मटन लोग नहीं खाते, पूरे साल मटन खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस बकरीद के आसपास जो है बकरा लाइव्स मैटर, तो ये इससे बड़ा हिपोक्रेसी कुछ हो नहीं सकती। फिर मैं बात कहती हूँ, मैं उस इंसान से जो एक मच्छर से लेके इंसान तक की जिंदगी की कद्र करता है, उससे बात करने के लिए हर सेकंड तैयार हूं। मैं समझना चाहूंगी, मैं उससे कुछ सीखना चाहूंगी। लेकिन वो इंसान जो मच्छर तो मार देगा, जो वहां जाके फिश खा लेगा, चिकन भी उसको पसंद है, लेकिन हैशटैग बकरा लाइव्स मैटर अराउंड बकरीद जो है वो सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक है, और वहीं पे इनसेंसिटिविटी आ जाती है, उससे मैं नहीं सुनूंगी। और 100% जो आपको ट्रोल करते हैं वो वही लोग हैं। उनमें से शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो सोशल मीडिया पर इतने पेडेस्टल में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, असली जिंदगी में शायद जाकर देखेंगे कि आप वो भी अपनी बिरयानी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर उस पर जो है सियासत बनाए हुए हैं, एज इफ बिरयानी का अपना कोई एक खास मजहब हो गया, जबकि बिरयानी इतने क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है बिरयानी, और भारत के इतने अलग अलग एरियाज में
आप कोलकाता की बिरयानी, लखनवी बिरयानी, अवधी बिरयानी, सब जगह की जो है बिरयानी की लड़ाई आप देखें तो वो कितना एक Absolutely. ब्रॉड स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करता है। स्मिता, मुझे 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 सिर्फ अफसोस एक बात का होता है कि वो लोग जो इससे बेनिफिट करते हैं वो सियासत में है, मगर ज्यादातर लोग तो सियासत में नहीं है ना, जो इन सब बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि उनको, उनकी जहन, उनकी थिंकिंग पावर, सोचने की क्षमता को किसी ने लूट लिया है। वो नहीं सोच रहे, वो बोल रहे हैं जो कोई और चाहता है उनसे बुलवाना। मगर भाई, तुम्हें भी एक ही जिंदगी मिली है, समझ जाओ कि किसी दूसरा का कंट्रोल क्यों हो तुम्हारी जिंदगी पे। तुम अपनी अकल तो लड़ाओ यार। अपनी अकल लड़ाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं और ये मैं क्यों कर रहा हूं और ये एकदम से मैं क्यों कर रहा हूं। खैर, You हम know? आम लोगों की क्या बोले। अभी तो टेलीविजन न्यूज रोज में भी अच्छे अच्छे एंकर्स और जर्नलिस्ट की अकल चली गई है, मारी गई है, जो इस तरह के वाहियात जो हैं डिबेट्स भी करते हैं और मुद्दों को भी उठाते रहते हैं दिन भर। लेकिन साइमा, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आमतौर पर इंसान जब स्ट्रेस्ड होता है, टेंशन में होता है, तो वो जाकर जो है म्यूजिक सुनता है, शेर व शायरी करता है। आप तो दिन भर उसके साथ ही आपका वास्ता रहता है, तो जब साइमा गुस्से में होती है, टेंशन में होती है, खुद को डिस्ट्रेस कैसे करती हैं? I go for a walk. Okay. मैं रोज जो है 1 घंटे वॉक पे जाती हूँ when I'm just with myself. Okay. और कभी कभी खुद को भी याद दिलाना होता है कि दिस इज नथिंग बट जस्ट अ टेस्टिंग टाइम। मतलब हर रात की सुबह होती है, हर दिन जो है सूरज निकलने का वादा है, सच हमेशा झूठ से जीतेगा। हो सकता है देर हो, लेकिन जीतेगा तो सही। और हर जुल्म का कभी ना कभी तो अंत होगा। और मैं खुद से सिर्फ इतना पूछती हूँ कि क्या मैं जल्दबाजी में हूं कि मैं रिजल्ट देखना चाहती हूँ। अगर ये मेरी लालच है तो मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूंगी। लेकिन मेरा फोकस सिर्फ उतना होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बस उतनी सी बात मेरे बस में है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ख्याल है ये। You know, to have control over the situation is a very rewarding experience. तो वो 1 घंटे में मैं खुद को ही समझा लेती हूँ कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, साइमा, चिल करो, थोड़ा हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक। मनीष उपाध्याय आपको लखनऊ से जो है लव फ्रॉम लखनऊ भेज रहे हैं। तो साइमा, आप कोरमा की रेसिपीज मांग रही थी ट्विटर पर, मिल गई, बन गई आपकी? कल के लिए तैयारी पूरी है? हाँ, मैं रात को रिसर्च करूंगी कि कौन सी वाली रेसिपीज बार ट्राई करनी है। चलिए, इस दफा तो मैं गेट क्रैश नहीं कर रही हूँ, अगली दफा जरूर गेट क्रैश करूंगी। और 100%। विनीत उपाध्याय कह रहे हैं कि अब तो टीवी पर गाली खुलेआम भी जाने लगी है। कुछ दिन बाद टीवी डिबेट पर भी शुरू होने से पहले 18+ लिखा जाएगा। मतलब हम हंसी भी आ रही है, लेकिन बहुत अफसोसनाक बात है जो भाषा का स्तर और चर्चा का स्तर गिर गया है। खैर, नेगेटिव बातों को खत्म करते हैं। साइमा, जाने के पहले कुछ नज़म, कुछ शब्द, कुछ गुनगुनाना आप चाहेंगी हमारे लिए? मैं ऐसा करती हूँ, मैं बशीर बद्र का एक अपना फेवरेट कलाम पढ़ के सुनाती हूँ। ये वो है जो सबसे पहले जब मैंने पढ़ा था तो काफी वायरल हो गया था। बड़ा रोमांटिक सा, इसलिए मुझे उतना उस वक्त पता नहीं था कि इतना रोमांटिक है, लेकिन है। और बशीर बद्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि एक ऐसे शायर जिनका जो कलाम है वो आसान होता है, आपको समझ में आता है, और आसान कलाम लिखना मुश्किल बात है। तो वो लिखते हैं कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये कोविड के लिए। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कभी हुस्ने पर्दा नशी भी हो जरा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन सवर के कहीं चलूं मेरे साथ तुम भी चला करो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नजर का कोई असर ना हो, उसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक न तका करो। ये खिजां की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये खिजां की जर्द सी शॉल में जो उदास पेड़ के पास है,
ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसुओं से हरा करो। बशीर क्या बात बद्र। है, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब इतने खूबसूरत बोल और उस पर आपकी जादुई आवाज। और इनफैक्ट लोगों के लिए जरूरी है, देखिए आप बशीर बद्र को याद करें, आप साइमा की आवाज में खो जाएं, क्योंकि इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपील चल रही है लिरिसिस्ट की तरफ से कि भाई हमारा नाम जो है प्लीज हमें क्रेडिट दे दो और हमें भी याद रखा करो, क्योंकि उस संगीत को Absolutely. जादुई हमारे बोल बनाते हैं। तो Absolutely. साइमा बहुत मजा आया आपसे इतनी सारी ढेर सारी बातें करके। ज्योति कुमार आपको ईद मुबारक कह रहे हैं और विनीत उपाध्याय कह रहे हैं कि सुनाने का तरीका अच्छा होने से कविता कितनी अच्छी जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, और आपको, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को ईद की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्मिता, ईद बहुत बहुत मुबारक। जिस वक्त जो सब लोग देख रहे हैं उनको भी, जो बाद में देखेंगे उनको भी। और स्मिता, मतलब आई सीरियसली वांट टू कम एंड लाइक गिव यू अ झप्पी ईद मुबारक कहने के लिए, बट सम टाइम वेरी वेरी सून। और बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फैंटास्टिक सीरीज सफरनामा। मतलब दिल से दिल की बात हो, और इंसान को जिंदगी में चाहिए क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ गिविंग अ वर्चुअल हग टू यू, और हमारे सारे दर्शकों को भी, सत्य हिंदी के भी जो दर्शक मेरे साथ सफरनामा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर एक खास शख्सियत से मुलाकात, बात उनकी जिंदगी के सफर की, सफरनामा में। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।